नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी। जी सर, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय आज फिर से जुड़ा है और महाराष्ट्र में नए सीएम ने आज शपथ ले ली है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम बने हैं और एक शेर आजकल बड़ा मीडिया में प्रचलित है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, जो 2019 के चुनाव के वक्त देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस ने वापसी की है और बड़ी जबरदस्त वापसी की है। आज उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली और उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये दोनों डिप्टी सीएम बने हैं और बीजेपी का बड़ा मेगा शो दिखाई पड़ा है। आज हर बड़ा नाम बीजेपी एनडीए अलायंस का आज दिखाई पड़ा है। पीएम मोदी वहां मौजूद थे, अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, राजनाथ सिंह थे, योगी आदित्यनाथ थे, नीतीश कुमार बिहार के सीएम वो थे और इसके साथ साथ मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, के.आर. मंगलम बिरला जैसे बड़े नाम उद्योग जगत से, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े नाम सिनेमा जगत से, संजय दत्त, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम, ये तमाम लोग आज जो है वहां पर मौजूद थे और बीजेपी ने कोशिश की है कि एक मेगा शो की तरह इस शपथ ग्रहण समारोह को दिखाया जाए। तो अब राजनीति फिर करवट बदल रही है सर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बीच में काफी मान मनोवल करते हुए दिखाई पड़े। आपको क्या लग रहा है सर, अब इसके बाद राजनीति किस करवट बदलेगी महाराष्ट्र की? देखिए, महाराष्ट्र में एक हमें स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा अगले 5 साल तक, मुझे ऐसा लगता है। और कोई कारण नहीं है कि ऐसा नहीं हो। एकनाथ शिंदे के लिए एक जस्टिफाइड था नेगोशिएट करना, क्योंकि आफ्टर ऑल लास्ट चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा गया था और उस चुनाव में जब हम लोग महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा कर रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि एकनाथ शिंदे का बहुत अहम रोल होगा, एक्स फैक्टर होंगे वो महाराष्ट्र के चुनाव में, और वो एक्स फैक्टर रहे भी महाराष्ट्र के चुनाव में और काफी वोट लेकर के वो और काफी सीट लेकर के आए। और साथ साथ जो मराठा वोट का जो उन्होंने ट्रांसफर किया है महायुति को, 57 शिंदे की पार्टी को मिली, उसका फायदा अजीत पवार की पार्टी को भी मिला है। तो उनका एक अपना एक वजूद है, अपना एक शिवसेना का, उन्होंने सही रूप में अपने आप को शिवसेना का उत्तराधिकारी प्रूव करते हुए उन्होंने शिव सैनिकों की तरफ से जो एक मांग रखनी थी वो रखा। एंड आई एम वेरी श्योर, अभी तो पब्लिक डोमेन में नहीं है कि क्या क्या नेगोशिएशंस हुए होंगे, लेकिन उन्होंने ही मस्ट हैव गॉट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, जो ऐसे कहते हैं, जो शेक्सपियर ने यूज किया था मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक के लिए। He must have got his pound of flesh before he agreed to join the cabinet. एकनाथ शिंदे को ये भी पता था कि बीजेपी के पास 134 सीटें हैं इस बार। जी, बीजेपी के पास 134 सीटें हैं इस बार और 134 सीट जब बीजेपी के और जब 57 सीटें हैं उनकी पार्टी को, शिवसेना को, और एनसीपी अजित पवार जब बीजेपी को 134 सीटें अपनी है 288 के असेंबली में और 40 सीट शरद पवार की है, ये अजीत पवार की है, जो डे वन से उनको सपोर्ट देकर के बैठे हुए हैं, तो सरकार बनाने में उनको कोई समस्या नहीं थी। तो इसीलिए एकनाथ शिंदे ने एक लेवल तक नेगोशिएट करके सरकार को ज्वाइन करना तय किया होगा कि अपने आप को वो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में आइसोलेट ना कर ले। तो पॉलिटिक्स में बने रहना, रेलिवेंट होना भी बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो दूसरी तरफ तो जा नहीं सकते, इस तरफ ही रहना है। मैंडेट इनको इस तरफ रहने के लिए मिला है, तो ये साथ में रहना उनके लिए उचित रहा। और मेरे ख्याल से एक लेसन भी उन्होंने लर्न किया होगा कि पिछले चुनाव में जब शिवसेना से बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी और उनको एक अच्छा मैंडेट आया था, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने पछाड़ी मार के दूसरे तरफ चले गए थे, सपोर्ट नहीं किया था देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनने में।
तो कहीं ये भी लगा कि जो जो हिंदुत्व, जो शिवसेना भी हिंदुत्व के एक मॉडल को रिप्रेजेंट करती है, तो उससे डिविएशन को शायद शिवसेना के कोर वोट ने सपोर्ट भी नहीं किया और वो एकनाथ शिंदे के साथ गए। लेकिन आज का दिन देवेंद्र फडणवीस का दिन है। एकनाथ शिंदे का जो रोल था वो हो चुका और एक आगे भी उनका एक कंट्रीब्यूटरी रोल होगा। लेकिन आज का दिन देवेंद्र फडणवीस का दिन है और आपने शुरू में देवेंद्र फडणवीस के लिए एक शेर भी सुनाया। और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के कई सिग्निफिकेंस है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के बाल स्वयंसेवक हैं और आरएसएस अपने एग्जिस्टेंस का 100 साल पूरा कर रही है। वो स्टेट जहां पर की जो आरएसएस का फाउंडिंग, जहां से आरएसएस की शुरुआत हुई है, देवेंद्र फडणवीस नागपुर से मिले जो आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। तो देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल जो आरएसएस का जो आपके ये कोर है, जो गुड़ है, उससे देवेंद्र फडणवीस निकल करके आए हैं। और आरएसएस के लिए इससे अच्छी क्या बात होगी कि जो 100वें साल में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उनके यहां से, बिल्कुल उनके परिवार से, उनके अंदर से निकला हुआ व्यक्ति जो है सो प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। नंबर 1। नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस ने बने। और ये देखिए, मैं कह रहा हूं ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आज से 20 साल पहले तक नागपुर की असेंबली की सीट और लोकसभा की सीट भी बीजेपी के लोग हार जाया करते थे। जब प्रमोद महाजन ने शिवसेना के साथ अलायंस किया है और पार्टी को थोड़ा मजबूत किया, तो उसके बाद से फिर बीजेपी में वो मजबूती आई है और नागपुर से, मतलब नागपुर की सीट हार जाया करते थे। और जो आरएसएस के विरोधी लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, वो ये क्या कहते हैं, वो कहते थे भाई नागपुर तो आप जीत नहीं सकते और आप पूरे देश को जीतने की बात करते हैं। तो आज जब पूरे देश पर, आज जब सेंटर में भाजपा का तीसरा टर्म चल रहा है, लगातार तीसरा टर्म एनडीए 2 गवर्नमेंट का चल रहा है और कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, कई प्रदेशों में भाजपा हाल फिलहाल में जीती है, तो उसमें महाराष्ट्र में उनकी सरकार को होना तो बहुत जरूरी था क्योंकि ये जो है वो गृह राज्य है आरएसएस का। और वहां पर उनके गृह राज्य में, उनके गृह शहर से, उनके बिल्कुल परिवार से निकला हुआ कोई व्यक्ति अगर अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है तो ये तो उनके लिए बहुत ही प्रसन्न होने वाली बात है। एक तो ये जो आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिग्निफिकेंस है, ये मैंने आपको बताया, वर्णित किया। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देवेंद्र फडणवीस एक युवा नेता है, एक युवा नेता की उनकी छवि है। देवेंद्र फडणवीस मेरे ख्याल से 22 साल की उम्र में वो पहली बार कॉर्पोरेटर बन गए थे, पार्षद बन गए थे। 27 साल की उम्र में वो नागपुर के मेयर बन गए थे, यंगेस्ट मेयर का वो रिकॉर्ड है उनका, मतलब नागपुर के मेयर बन गए थे। और 44 साल की उम्र में, 44 साल की उम्र में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। तो तब तक तो लोगों ने कहा कि भाई ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ही इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, ये तो इनको तो सब कुछ इतनी कम उम्र में मिल गया ही गया। लेकिन उसके बाद जो इनका पीरियड रहा है, खास करके पिछले 5 साल का जिनका पीरियड रहा है, ये बहुत ही स्ट्रगल का पीरियड रहा। स्ट्रगल का पीरियड इस करके रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को जब बनाया गया है, इतने कम उम्र में जब उनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो जो काफी इस्टेब्लिश, और ये मुख्यमंत्री ये इसलिए बने 2014 में कि गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट हो गया था, गोपीनाथ मुंडे सीन से हट गए थे और वो एक लीडरशिप वैक्यूम थी। तो उस लीडरशिप वैक्यूम को भरने के लिए देवेंद्र फडणवीस को सबसे उपयुक्त नेता समझा गया। लेकिन उनके बराबरी के काफी लोग वहां पर और थे, खड़से थे, जो कि अब छोड़ चुके हैं बीजेपी। ये बावन कुंडे थे जो कि अभी वहां की एक पार्टी के अध्यक्ष थे। और कई लोग, ये जो एक जनरल सेक्रेटरी, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ,
ये सब महाराष्ट्र के इनके समकालीन या इनसे सीनियर नेता थे और ये सब अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। ये सब अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे और उसके बीच में से लीडरशिप ने, आरएसएस की लीडरशिप ने और पार्टी की लीडरशिप ने देवेंद्र फडणवीस को चूज किया। तो 1 साल तो उनको 5 साल, पहली टर्म में तो 5 साल उनको अपने आप को एस्टैब्लिश करने में लगा कि वो अच्छी तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एस्टैब्लिश हो जाए और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छी तरह एस्टैब्लिश हुए। कई अच्छे कार्यक्रम चलाए, अच्छा गवर्नेंस दिया, सब कुछ दिया और इसके बाद 2019 का जो चुनाव होता है उनकी लीडरशिप में लड़ा जाता है और उन्होंने जो एक नारा दिया था उस समय 2019 के चुनाव में, वो था, मराठी में वो कहते थे, मी पुन्हा येईन, आई विल कम बैक अगेन। तो वो जीत करके तो आए, लेकिन शिवसेना ने उस समय उनके अलायंस में लड़े थे और शिवसेना ने उस चुनाव में हुआ क्या कि 122 सीटें 2014 में बीजेपी के पास थी, वो घट करके 105 सीटें रह गई। तो 17 सीट का अंतर हो गया और बीजेपी शिवसेना पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई। बिना शिवसेना के सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी वो, क्योंकि आपको पता है 145 एमएलए चाहिए, तो 40 एमएलए कम थे इनके पास। तो ऐसे में शिवसेना ने उनसे बार्गेनिंग की, बहुत टाइट, बहुत हार्ड बार्गेनिंग की और कहा कि उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाइए। और जब बीजेपी इस बात को नहीं मानी तो उसने कोशिश की कि अजीत पवार को वो तोड़ करके लाए भी, 5 दिन मुख्यमंत्री में रहे, लेकिन एम्बैरेसमेंट हुआ, अजीत पवार के भी हाथ पांव फूल गया और वो लौट गए अपने चाचा के खेमे और सरकार इनकी चली गई। उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे का गवर्नमेंट बना और 2 साल 2.5 साल यहां पर एक दूसरे देवेंद्र फडणवीस का जो जन्म होता है और जो आपने अभी शेर कहा है उसका जन्म होता है कि मैं समुंदर हूं, मैं लौट के आऊंगा। नाउ ही डिसाइड्स टू परस्यू पॉलिटिक्स विद ए वेंजेंस, क्योंकि एक आदमी के हाथ से अगर थाली छीन ली जाए, उसके हाथ मुंह से उसका निवाला छीन लिया जाए, तो वो फिर तो बदले की भावना में आता है और उन्होंने तब से इस पर काम करना शुरू किया। एज लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने he kept the government on the toe and at the same time he got into the role of, क्योंकि अपने पार्टी में जो उनके जो लीडर्स थे, अपनी पार्टी में जो उनके लीडर्स थे, बीजेपी में जो लीडर्स थे महाराष्ट्र में, बहुत सहयोग उनको उनसे नहीं मिल रहा। तो इन्होंने जो कॉन्स्पिरेसी का भी जो कॉन्स्पिरेटर का जो रोल था वो भी अपने हाथ में लिया और एकनाथ शिंदे के साथ वो करीब 2-2.5 साल वो एक डायलॉग में रहे और धीरे धीरे करके उन्होंने कई एमएलए को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया और तब जाकर के इन्होंने शिवसेना को तोड़ा और उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का प्रॉमिस किया था, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन उस समय उन्हें जो एक तरह से कहिए कि एक नीलकंठ की भूमिका में आनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सरकार को ज्वाइन करूंगा एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। लेकिन सेंटर ने कहा, ये अनाउंस भी कर दिया था पब्लिक इसमें, ये चीफ मिनिस्टर होंगे, बीजेपी के लोग होंगे, मैं नहीं। लेकिन सेंटर ने इंसिस्ट किया कि आप सरकार में रहिए और सरकार के जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं उनको आप संभालिए, होम मिनिस्ट्री को आप संभालिए। और उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप की बात मानी, संभाला और एक जो प्रशासन चला है, जिसको लोग अच्छा प्रशासन कहते हैं, उसको आगे ठीक ठाक चलाया और आगे चल करके उन्होंने आगे चल करके तो आपने देखा ही कि उन्होंने अजीत पवार को भी तोड़ लिया, उनके लोग को भी अपने साथ ले आए। तो एक जो अब वो फुल फ्लेजेड पॉलिटिशियन, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो थे, सब कुछ था, लेकिन एक जो पार्टी के बाकी लीडर्स पर या पार्टी की मशीनरी पर जो वो डिपेंडेंट थे अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, उसको भी उन्होंने कहीं ओवरकम किया है और एक जो पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में आपको बड़ा फर्मली स्टैब्लिश किया। और सबसे बड़ी बात थी कि देवेंद्र फडणवीस को शुरू में माना जाता था कि वो थोड़े थिन स्किन थे, वो नाराज हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे शुरुआत के दिनों में, लेकिन इस पिछले 5 सालों में वो काफी मोटी चमड़ी के नेता हो गए
ये जरांगे पाटिल का जो फैक्टर आया, मराठा आंदोलन का जो फैक्टर आया, उनको बहुत अशब्द कहे गए, उनके ऊपर बहुत उंगलियां उठाई गई, उनके बारे में बहुत, लेकिन ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि वो अपने आप को वो मराठा एक्टिविस्ट के साथ एंगेज करना नहीं चाहते थे, उनसे तू मैं करना नहीं चाहते, उनके साथ उन्होंने एंगेज नहीं किया। वो इस बात को समझ रहे थे कि मेरे पास मराठा के रूप में एक बड़ा लीडर एकनाथ शिंदे में है, वो हमारे साथ है, उसको हम साथ लेके चलेंगे, मराठा वोट को हम लेकर के आएंगे, और मुझे इस मराठा वोट के लिए इस आदमी से तू मैं करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने वोट्स पर कंसंट्रेट करना है, मुझे अपने वोट्स को कंसोलिडेट करना है, जो उन्होंने बखूबी किया। और बीजेपी मेरे ख्याल से इस बार जो 134 सीटें लेकर के महाराष्ट्र में आई है, ये मेरे ख्याल से उसका हाईएस्ट नंबर है, मतलब जब अलायंस में ये उसका हाईएस्ट नंबर है महाराष्ट्र में 134 सीट ला। तो पहले तो वो शिवसेना की जूनियर पार्टनर जब आती थी, जब 95 में उनकी सरकार बनी है, 95 से 99 मनोहर जोशी की सरकार बनी या जो बना, तो वो तो ऑपोजिशन में, मतलब कि इतनी सीटें बीजेपी की नहीं आई, हमेशा बीजेपी जूनियर पार्टनर रही है, जब नारायण राणे चीफ मिनिस्टर रहे या ये चीफ मिनिस्टर। तो आज के तारीख में बीजेपी जो है 134 सीटें लेकर के बिल्कुल मतलब कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जितनी मजबूत स्थिति में आज है। और इस लेवल पर पहुंचने के लिए, एक स्टेज पर पहुंचने के लिए, जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को और पार्टी की चुनाव मशीनरी को और पार्टी के प्रति लोगों के परसेप्शन को अगर किसी एक लीडर ने मजबूती प्रदान की, तो वो प्रदान किया देवेंद्र फडणवीस ने। वो लोकसभा चुनाव में जो पार्टी की हार हुई है, बुरी हार हुई है, वहां से भी वो नहीं थके। और जो मैंने हमेशा कहा है कि बीजेपी में सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जैसे फौज में कहते हैं ना, फाइटिंग टिल द लास्ट मैन एंड द लास्ट बुलेट, तो बीजेपी भी उसी तरह से फाइटिंग टिल द लास्ट बैलेट, बीजेपी आखिरी बैलेट तक लड़ती है। और देवेंद्र फडणवीस ने यहां से जो एक बात कही, लोगों का हर अपने लीडर्स को, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को रैलियों में, मीटिंग्स में घूम घूम के ये बात कही कि देखो हमारे में और उनमें कोई 1% वोट का अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है, हम इसको अपने पक्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर मेहनत करने की जरूरत है। और वो उन्होंने कन्वर्ट करके दिखाया। और इसके बाद कोई कारण नहीं था कि पार्टी की मशीनरी उनको सपोर्ट नहीं करे, पार्टी की मशीनरी उनको बैक नहीं करे, और पार्टी के जो टॉप हाईकमान है उनको बैक नहीं करे। इसलिए जब एकनाथ शिंदे ने जो काफी मतलब अनमैनेजेबल रहे, तो प्रधानमंत्री ने इंटरवीन करके उनको बनाया, उनको आश्वासन दिए, जिससे कि देवेंद्र फडणवीस वहां के दोबारा मुख्यमंत्री बन पाए। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद, रादर कहने को तो तिवारा मुख्यमंत्री बने, बीच में 5 दिन भी वो मुख्यमंत्री रहे थे। तिवारा मुख्यमंत्री बनने के बाद आज की तारीख में स्टेट लेवल पर जितने मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, देवेंद्र फडणवीस उसमें सबसे मजबूत नाम, क्योंकि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, ये सब तो क्विज के प्रश्न है। आपको चॉइस देना पड़ेगा तो आप बताएंगे कौन है। यह कहा कि नाम याद नहीं आएगा उनका, आपको जो है अननोन फेसेस है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पॉलिटिक्स में एक एस्टैब्लिश्ड फेस है, आरएसएस का नॉन चहेता नेता है, और उनका महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना क्या मैसेज भेजता है, वो वहां आज लोगों के अटेंडेंस से दिख रहा था। जी, बल्कि आज जी ये चर्चा भी रही कि योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस ये 2 भावी दावेदार हो सकते हैं भारतीय राजनीति के। ये 2 बड़े, मैंने बीजेपी के जो अब जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है, भाई फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में 4 नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उनके बाद अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट फेसेस इनके मंत्रालय के हैं। उसके बाद तो कोई ऐसा बड़ा नेता मंत्रालय में दिखता नहीं है। स्टेट में जब मैंने कहा कि कोई प्रदेशों को मैंने चीफ मिनिस्टर्स के नाम गिना है, उनको कोई जानता नहीं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो वहां की राजनीति के बारे में पता है आपको कि सेंट्रल लीडरशिप के साथ
प्रधानमंत्री के साथ नहीं, लेकिन जो बाकी सेंट्रल लीडरशिप में लीडर्स हैं उनके साथ योगी आदित्यनाथ के काफी डिफरेंसेस रहे हैं। उसके बावजूद वो वहां के चीफ मिनिस्टर के रूप में सरवाइव किए हैं और लगातार सरवाइव कर रहे हैं और मजबूती के एक पदान से दूसरे पदान पे पहुंच रहे हैं। उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस भी जब आज मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने हैं, वहां पर उनका उदय आज एक बहुत ही मजबूत बीजेपी के लीडर के रूप में हो रहा है। केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बीजेपी के एक नए जनरेशन के लीडर के रूप में हो रहा है। और आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी के लीडर के रूप में और देश के राजनीति में भी एक मुझे रोल दिखता है जी। और आरएसएस का भी सपोर्ट है दोनों ही नेताओं को, योगी आदित्यनाथ को भी और दोनों ही आरएसएस, माने ये आरएसएस के वो लोग हैं जो कि आरएसएस के बहुत गहरे संबंध वाले हैं। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि योगी आदित्यनाथ साधु समाज, संत समाज, जो आरएसएस का एक फेस है, और देवेंद्र फडणवीस एक प्रोग्रेसिव नेता के रूप में देखे जाते हैं, एक फ्लैम्बॉयंट नेता के रूप में देखे जाते हैं। रादर आपको इस बात की जानकारी हो ना हो कि जब वो 1999 में जब वो वहां के एमएलए थे, महाराष्ट्र में एमएलए थे, तो उन्होंने एक मॉडलिंग का असाइनमेंट भी किया। देवेंद्र फडणवीस ने एक मॉडलिंग का असाइनमेंट भी किया था और वाजपेयी जी उनको बड़े दुलार से बुलाते थे मॉडल एमएलए। मॉडल एमएलए के दो अर्थ होते हैं कि भाई वो मॉडल जो मॉडलिंग करता है, और दूसरा कि एमएलए को कैसा होना चाहिए। तो वाजपेयी जी उनसे दुलार से बुलाया करते थे। उनकी पत्नी एक बड़ी प्रोफेशनल है, वाइस प्रेसिडेंट है एक्सिस बैंक के अंदर, जबकि योगी आदित्यनाथ जो है सो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी। ये गृहवासी हैं और पत्नी इनकी बड़ी पदाधिकारी हैं। सोशल लाइफ में इनकी वाइफ भी सोशल सर्किट में भी बहुत एक्टिव है, बहुत नोन है, बहुत, और सोशल सेक्टर में बहुत काम करती है। तो देवेंद्र फडणवीस सोशली भी बहुत वेल नेटवर्क्ड है और एक पारिवारिक पुरुष के रूप में भी इनकी एक छवि है। और इस फैमिली को जो लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में इस फैमिली वाले व्यक्ति को लोग लाइक करते हैं, बॉम्बे में वो फैमिली को लोग लाइक करती है। और जो कुछ कंट्रोवर्सीज इनके बारे में कभी कभी उठी, कभी कभी बनी, तो लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये सबसे लोगों ने कोशिश की कि इनकी छवि बहुत ही मतलब कट्टर नेता के रूप में बना दी जाए, लेकिन उसमें लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो हमेशा उससे निकल करके बाहर आ गए। ये उनमें एक बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने हमेशा अपनी छवि को एक प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में अपने छवि को बना के रखा है और कहीं से भी एक कट्टरवादी नेता के रूप में अपने ऊपर ठप्पा लगने नहीं दिया है। जी। सर, एकनाथ शिंदे का आप कब क्या रोल देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? वो अब क्या करेंगे? नहीं, एकनाथ शिंदे मंत्री रहेंगे, बढ़िया मंत्री पद लेंगे, अपने मैक्सिमम लोगों को वो जो है सो मंत्री पद दिलवाएंगे और अच्छे मंत्रालय दिलवाएंगे और अपने काडर को मजबूत करेंगे। यहां से आगे और ग्रोथ करेंगे, अपने काडर को मजबूत करेंगे। देखिए, राजनीति तो लंबी पारी होती है ना, राजनीति तो T20 का गेम है नहीं राजनीति तो लंबी पारी टेस्ट मैच करने की बात होती है। जी। तो ये करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे अभी कोई कारण नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे एक बात समझते हैं कि अगर वो पार्टी छोड़ के जाए सरकार में कहीं कोई, वो क्यों उपद्रव मचाएंगे? जब एक बार एग्री कर गए, उन्हें उनके आश्वासन मिल गए, जब उस पर वो एग्री कर गए, तो फिर वो क्यों कोई उपद्रव मचाएंगे? वो देवेंद्र फडणवीस राकेट में काम करेंगे। जी। और अजीत पवार भी आपको लगता है कि शरद पवार से ज्यादा मजबूत हो पाएंगे वहां की राजनीति में? अजीत पवार की औकात तो एकनाथ शिंदे ने उनको बता दी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, लोगों ने पूछा था कि एकनाथ शिंदे की, जब वो शपथ ग्रहण की बात चल रही थी, तो उन्होंने, जो एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि भाई अजीत दादा को तो सुबह शाम दोपहर सब समय में शपथ लेने का प्रैक्टिस है। तो उन्होंने, एकनाथ शिंदे ने एक तरह से अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर लिया है और कहा है कि वो एक प्रिंसिपल विहीन राजनीति करते हैं अजीत पवार, जबकि एक प्रिंसिपल राजनीति करता है। एकनाथ शिंदे ने अपने आप को अजीत पवार से डिस्टेंस किया है
और आगे चल करके एकनाथ शिंदे का अगर कोई टारगेट होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस बात को लिख लीजिएगा, वो अजीत पवार होगा, ना कि देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि मराठा वोट का जो झगड़ा है ना उनका, वो अजीत पवार से होगा, देवेंद्र फडणवीस से नहीं होगा। जी। चलिए, तो महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट जा सकती है, इस पर काफी विस्तार से चर्चा आपने की। और देवेंद्र फडणवीस की पर्सनालिटी के, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को आपने बहुत विस्तार से बताया। और जैसा आज चर्चा चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों पीएम मोदी के भावी उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ सकते हैं, और कौन होगा आने वाले समय में, तो उस पर देखिए, भी आपने बड़े भारतीय मीडिया के साथ क्या है, भारतीय मीडिया देखकर उत्तराधिकारी बहुत जल्दी खोज लग जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, वो पद को कहाँ छोड़ के जा रहे हैं कि आप उत्तराधिकारी खोज रहे हैं। लेकिन मीडिया में चलता रहा है सर दिन भर आज। जी। खासकर, जी, बल्कि खासकर जब योगी आदित्यनाथ से आज अमित देखिए, शाह मुलाकात की, तो देखिए अमित जी, मैं विद ड्यू ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहता हूँ इस बात को, हमारे पास मीडिया के पास कुछ चलाने के लिए तो कुछ होता नहीं है, जी, और वो दिन बिल्कुल। भर इस तरह की बेतुकी बातें को चलाता रहता है। कल का मुझे याद है, जब एक डिसीजन नहीं हो पा रहा था तो गडकरी को मुख्यमंत्री के रेस में लगा दिया। गडकरी बनेंगे मुख्यमंत्री, बेचारे गडकरी कहाँ से आ गए मुख्यमंत्री के रेस में, वो बनेंगे जी, मुख्यमंत्री। तो जी, मीडिया का तो खैर क्या कहना, अपने आप को चालू रखना है, कुछ दिखाते रहना है। तो हालांकि हम सब भी मीडिया के ही लोग हैं, लेकिन जी, हमारी बिल्कुल। कोशिश तो ये है अमित जी कि हम तथ्यों पर और सही आकलनों पे बात करें, जी, और जो लोग भी हमें हमारे हेडलाइंस के लिए ना देखें, बट क्यों, लेकिन जो हमारे जो चर्चा है उसके लिए हमें देखें, हम लोग की कोशिश तो ये रहती है ना। जी, बिल्कुल। और पूरा प्रोग्राम, पूरी चर्चा देखें, तभी वो विस्तार से चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और जैसा हम कहते भी हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिन मुद्दों को, जिन पहलुओं को छोड़ देता है, हम उन्हें कोशिश करते हैं कि सामने लाए, जैसा आज आपने किया भी, और विस्तार से बातचीत की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। सर, आज की चर्चा यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। थैंक यू।